हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जीएसआईक्यू डेली करंट अफेयर सेशन। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स, स्टैटिक एंड टॉपिक के लास्ट में एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है शूटर जसपाल राणा का निधन। उसके बाद दिनेश त्रिपाठी को बांग्लादेश के नए हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। सेंटर असम और नागालैंड के बीच में एक त्रिपक्षीय एमओयू साइन हुआ है। और कर्नाटक के कलबुर्गी में अभी प्रधानमंत्री मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए पहले फेज का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और रुद्र गौरव को तुर्की का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो वन बाय वन देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जसपाल राणा से रिलेटेड। इनका अभी 12 जून को निधन हो गया है। इनका निधन कार्डियक रूपचर की वजह से हुआ है। ठीक है, ये भारतीय निशानेबाज थे। इनका निधन 49 वर्ष की आयु में हुआ है और इन्होंने अपने करियर में टोटल 600 से अधिक पदक जीते थे। इनका जन्म 28 जून 1976 को हुआ था। ये उत्तरकाशी उत्तराखंड के रहने वाले थे। इनके पिता उत्तराखंड के पहले खेल मंत्री थे और राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत के सबसे सफल एथलीट रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसके अलावा एशियाई खेलों में इन्होंने टोटल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल हैं। ये जो 4 गोल्ड मेडल हैं, इसमें से 3 तो इन्होंने केवल 2006 के 15वें एशियाई खेल में ही जीत लिए थे। इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। इसके अलावा ये जो 2024 के ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, उस टाइम ये उनका कोच थे। मनु भाकर के कोच थे ये। इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1997 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो अर्जुन पुरस्कार है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल सम्मान है और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को दिया जाता है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी भी एथलीट को या किसी प्लेयर को नहीं दिया जाता है, बल्कि जो उसके कोच होते हैं उन्हें दिए जाते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है कि अगर अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल सम्मान है तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल सम्मान कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इसे हम राष्ट्रमंडल खेल, फ्रेंडली गेम्स या मित्रता खेल के नाम से भी जानते हैं। इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। ये एक बहुखेल प्रतियोगिता है। बहुखेल प्रतियोगिता होने का मतलब ये है कि इसमें निशानेबाजी, तैराकी, मुक्केबाजी, साइकिलिंग जैसे मल्टीपल गेम्स शामिल होते हैं। राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रमंडल देश की अगर हम बात करें तो ये 56 देशों का एक ग्रुप है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल देशों के ही एथलीट इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। इसकी स्थापना 1930 में की गई थी कनाडा के हैमिल्टन में और इसका जो संचालन है वो राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 देश शामिल हैं। अगर भारत के संदर्भ में हम देखें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत ने 1934 से लेकर अब तक टोटल इसमें 564 पदक जीते हैं, जिसमें से 203 गोल्ड मेडल हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हुई थी, लेकिन हम काउंट भारत के संदर्भ में 1934 से कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भारत ने 1930 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मिल्खा सिंह हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था। इसके अलावा भारत ने इसकी मेजबानी करी थी 2010 में। इसका आयोजन इन्होंने नई दिल्ली में कराया था। ओके, अभी जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होना है ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होना है। ये 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होना है। और जो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये इंडिया में ही होने वाला है, गुजरात के अहमदाबाद में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहली बात ये है कि ये 100 ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाएगा और दूसरी बात ये है कि इसका आयोजन इंडिया में होगा। ओके, अगर हम एशियाई खेल की बात करें तो इसे हम एशियन गेम्स या एशियाड के नाम से जानते हैं और प्रत्येक 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तो जो एशियाई गेम है इसका जो आयोजक होता है वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया होता है। ठीक है, एशियाई गेम के संदर्भ में आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत इंडिया से ही हुई है, क्योंकि 1951 में पहली बार इसका आयोजन भारत ने ही कराया था, नई दिल्ली में कराया था। अब तक भारत ने कुल 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी करी है। पहली बार 1951 में करा था और दूसरी बार इन्होंने 1982 में। ये दोनों ही टाइम इन्होंने इसकी जो मेजबानी है नई दिल्ली में, इसका आयोजन नई दिल्ली में ही कराया था। ठीक है, इसका 19वां संस्करण, जो पिछला संस्करण है इसका 19वां संस्करण, ये चाइना के हांगजो शहर में हुआ था और अभी जो इसका 20वां संस्करण होना है 2026 में जापान के एइची नागोया शहर में होना है। ये 19 सितंबर से 14 अक्टूबर तक होना है। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो हाल ही में निधन हुए भारतीय निशानेबाज एवं कोच जसपाल राणा को वर्ष 2020 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन्हें अभी 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1994 में दिया गया था और इन्हें पद्म भूषण नहीं बल्कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ओके, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। हमारा अगला टॉपिक है, अभी बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त के रूप में दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दिनेश त्रिवेदी को। ओके,
दिनेश त्रिवेदी, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिनेश त्रिवेदी जो है एक राजनेता हैं और अभी तक जो हाई कमिश्नर अपॉइंट किया जाता था इंडिया के द्वारा वो आईएफएस ऑफिसर होता था। लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं जो आईएफएस ऑफिसर नहीं है बल्कि राजनेता हैं। ठीक है, तो राजनयिक डिप्लोमेट पदों पर आमतौर पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को भेजा जाता था, लेकिन इस बार ये जो दिनेश त्रिवेदी हैं इनको भेजा गया है। एक राजनेता हैं, ये भारत के पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल से सांसद रहे हैं। अगर हम उच्चायुक्त की बात करें तो इसे पहले समझते हैं कि उच्चायुक्त क्या होता है और एम्बेसडर क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो आमतौर पर इन दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों पोस्ट एक ही होता है, बस नाम अलग अलग है। नाम अलग होने का वजह है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के यहाँ, जैसे हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में शामिल हैं, अगर हम अपने यहाँ से किसी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में अपने डिप्लोमेट्स को भेजते हैं तो उसे हम हाई कमिश्नर कहेंगे, या फिर उनके यहाँ से अगर हमारे यहाँ आता है तो उसे हम हाई कमिश्नर कहेंगे। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे बांग्लादेश जो है ये कॉमनवेल्थ कंट्री है और इंडिया जो है ये भी कॉमनवेल्थ कंट्री है। अगर ये दोनों एक दूसरे के यहाँ अपने डिप्लोमेट्स को भेजते हैं तो वो हाई कमिश्नर कहलाएगा। लेकिन अगर इंडिया यूएसए या चाइना या रसिया को अपना डिप्लोमेट्स भेजते हैं तो फिर वो हाई कमिश्नर नहीं बल्कि एम्बेसडर कहलाएगा। इसका वजह यह है क्योंकि जो यूएसए, चाइना और रसिया है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में शामिल नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि जो कॉमनवेल्थ देश के समूह में शामिल देश हैं वो जब एक दूसरे के यहाँ अपने डिप्लोमेट्स भेजते हैं तो उसे हम उच्चायुक्त कहते हैं, और जब वो इन देशों, कॉमनवेल्थ देशों के बाहर किसी भी अन्य देश में अपने डिप्लोमेट्स को भेजते हैं तो उसे हम राजदूत कहते हैं। बस फर्क नाम का है, पोजीशन एक ही है, पावर एक ही है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश दोनों कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो उनके जो कार्यालय होते हैं उसे हम हाई कमीशन कहते हैं या उच्चायुक्त कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट थिंग है इससे रिलेटेड वो ये है कि इसकी जो नियुक्ति होती है, हाई कमिश्नर या फिर एम्बेसडर, इन दोनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, भारत के पहले उच्चायुक्त वी.के. कृष्ण मेनन थे। आपके लिए सवाल है कि इन्हें जो भारत के पहले उच्चायुक्त थे किस देश के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया था। अगर हम भारत बांग्लादेश की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, लगभग 4100 किलोमीटर लैंड बॉर्डर शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ, और भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ठीक है, इन दोनों के बीच एक सेतु है जिसका नाम है मैत्री सेतु। ये त्रिपुरा में फेनी नदी पर बना हुआ है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है संप्रीति। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और भारत और बांग्लादेश के बीच नेवल एक्सरसाइज भी होता है, उसका नाम है बोंगो सागर। ठीक है, तो संप्रीति ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और बोंगो सागर ये नेवल एक्सरसाइज है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ये आप मैप में एक बार देख लीजिए, ये बांग्लादेश है, इसके साथ हमारे 5 राज्य अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो अभी बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए दिनेश त्रिवेदी पहले किस केंद्रीय मंत्रालय में मंत्री रह चुके हैं? तो ये पहले रेल मंत्रालय में मंत्री रह चुके हैं। अगला टॉपिक है हमारा असम, नागालैंड और सेंटर के बीच में एक जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है उससे रिलेटेड है ये। तो 11 जून 2026 को भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार नागालैंड और असम सीमा पर जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है उसका जॉइंट एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन किया जाएगा। यह समझौता असम नागालैंड सीमा पर 6 चिन्हित विवादित क्षेत्रों और 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के सीमावर्ती क्षेत्र में तेल एक्सप्लोरेशन का मार्ग प्रशस्त करेगा। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो असम और नागालैंड है तो इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, इस बॉर्डर पे 1000 किलोमीटर तक में ऐसे 6 पॉइंट्स हैं। इसके बॉर्डर पे ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जहाँ पे इन दोनों राज्यों के बीच विवाद चल रहा था क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर। तो अभी ये जो समझौता हुआ है इसमें इसी विवाद को खत्म किया गया है और इन दोनों राज्यों को इस चीज़ के लिए तैयार किया गया है कि अब यहाँ से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो असम नागालैंड सीमा पर लंबे समय से विवाद चल रहा था जिसके कारण वहाँ मौजूद जो हाइड्रोकार्बन यानी तेल एवं गैस संसाधन है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा था। इस समझौते के अनुसार तेल और गैस से प्राप्त राजस्व को 50-50 अनुपात में असम और नागालैंड के बीच बांटा जाएगा। तो जो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा तेल और गैस से, उसका 50-50 शेयर जो है असम और नागालैंड को दिया जाएगा। अगर हम नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के संदर्भ में असम की बात करें तो ये भारत का प्रमुख तेल उत्पादक राज्य है। लगभग 22% जो भारत का क्रूड ऑयल है, टोटल क्रूड ऑयल का 22% असम में ही मिलेगा, और जितने भी नेचुरल गैस का भंडार है भारत में उसका 15% असम में ही मिलता है। असम का जो डिगबोई है वो भारत के सबसे पुराने तेल क्षेत्र में से एक है। एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो हाल ही में असम नागालैंड तेल एवं गैस अन्वेषण MOU के तहत प्राप्त
प्राप्त राजस्व का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा, तो इसे 50-50 के रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, ये मैप है। ये जो स्टेट आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क से रिलेटेड। अभी इसके फेज वन का ब्लूप्रिंट जो है उसे तैयार किया गया है। तो पीएम मित्रा क्या है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल इसका पूरा नाम है। ये केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका उद्देश्य है कि एक ही स्थान पर पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को विकसित करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फार्म से लेकर फॉरेन तक का पूरा वैल्यू चेन एक ही स्थान पर होना है। जैसे मान लो कपास की खेती हुई, इस कपास को धागा बनाया गया यानी फाइबर बनाया गया, उसके बाद इस फाइबर को फैक्ट्री में भेजा गया, उसके बाद वहां पे इसे कपड़ा बनाया गया और फिर इसको फॉरेन ट्रांसफर कर दिया गया, फॉरेन एक्सपोर्ट कर दिया गया। टोटल 5F विजन है। देख लो, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। मतलब कह सकते हो कि फार्म से लेकर फॉरेन तक इसका उद्देश्य है। कलबुर्गी पार्क की अगर हम बात करें, ये तो कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित है। लगभग 1000 एकड़ में, ये 1000 एकड़ में फैला हुआ है। इसे डेवलप करने वाली एजेंसी है KIADB यानी कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड, इसे डेवलप कर रही है। और ये जो कलबुर्गी पार्क है, पीएम मित्रा पार्क्स के तहत जो 7 चयनित पार्क हैं उसमें से एक है। टोटल जो 7 चयनित पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? कलबुर्गी ये कर्नाटक में है, नवसारी गुजरात में, वारंगल तेलंगाना में, विरुधुनगर तमिलनाडु में है, अमरावती महाराष्ट्र में, धार मध्य प्रदेश में और लखनऊ हरदोई रीजन में बनाया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में है। तो टोटल पीएम मित्रा पार्क्स के तहत 7 पार्क डेवलप किए जाने हैं, जिसमें से एक कलबुर्गी पार्क है, इसे कर्नाटक में डेवलप किया जा रहा है। तो एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। हाल ही में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क्स के फेज 1 का ब्लूप्रिंट किस शहर के लिए अंतिम रूप दिया गया है? तो इसका आंसर होगा कलबुर्गी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि अभी रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, उससे रिलेटेड है। तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ जो है 1999 बैच के IFS अधिकारी हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो बांग्लादेश का अभी हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है वो IFS अधिकारी नहीं है, वो एक राजनेता हैं। लेकिन जो रुद्र गौरव श्रेष्ठ हैं ये 1999 बैच के IFS ऑफिसर हैं। ये वर्तमान में ईरान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। अब इन्हें तुर्की में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। अगर हम तुर्की की बात करें तो इसे एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में ये स्थित है। इसका 97% भाग जो है एशिया में है और 3% भाग यूरोप में स्थित है। तुर्की को गेटवे बिटवीन यूरोप एंड एशिया के नाम से भी जाना जाता है और तुर्की की सीमा 8 देशों से लगती है। मैप में इसे अभी हम देखेंगे। यहाँ का जो बोस्फोरस स्ट्रेट है ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रेट होता है ये हमेशा 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा। ठीक है, 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और जो 2 मैनलैंड होता है उसको ये सेपरेट करता है। ये किसी भी स्टेट का काम होता है, 2 बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करना और 2 मैनलैंड को सेपरेट करना। ठीक है, तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा को जोड़ता है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा को जोड़ता है और एशिया और यूरोप को ये सेपरेट करता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। इसकी राजधानी अंकारा है, तुर्की की राजधानी अंकारा है और इसका मुद्रा तुर्किश लीरा है। आइए सब मैप में देख लेते हैं। ये मैप है और ये तुर्की है। तुर्की का 97% ये एरिया है। ठीक है, इसकी राजधानी अंकारा है, तुर्की की राजधानी अंकारा है। ये जो बड़ा एरिया दिख रहा है आपको, ये 97% एरिया है तुर्की का। इसे हम एनाटोलिया के नाम से जानते हैं। जो एशिया में तुर्की का 97% एरिया स्थित है उसे हम एनाटोलिया के नाम से जानते हैं और जो 3% जो एरिया है इसका यूरोप में स्थित उसे हम थ्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्रेस और एनाटोलिया है इसके बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये थ्रेस और एनाटोलिया के बीच में है और ये क्या करता है ना कि ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। ठीक है, ये वाला रीजन यूरोप का हो गया, ये वाला रीजन एशिया का हो गया, तो इसे ये सेपरेट करता है और 2 बड़ी वाटर बॉडीज ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा को एक दूसरे से ये कनेक्ट करता है। तो मैंने अभी चर्चा करा कि जो कोई भी स्ट्रेट होता है वो 2 बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और 2 बड़े मैनलैंड्स को वो सेपरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोकेशन फैक्ट्स दिया हुआ है कि जो एशिया 97% है इसका एशिया में है उसे हम एनाटोलिया कहते हैं और इसका 3% जो है यूरोप में है उसे हम थ्रेस कहते हैं। इसे गेटवे बिटवीन यूरोप एंड एशिया के भी नाम से जानते हैं। अगर हम इसके सराउंडिंग सीज की बात करें तो इसके नॉर्थ में ब्लैक सी है, साउथ में मेडिटेरेनियन सी है और वेस्ट में एजियन सी है और इसके बीच में सी ऑफ मरमारा है। ठीक है, और अगर इसके हम लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो टोटल 8 कंट्रीज इसके साथ अपने लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया और ग्रीस, जो इसके साथ अपने लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा एक बार।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक ये भी है कि बॉस्फोरस स्ट्रेट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज है जो तुर्की में ही स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।